तो पिछली बार हमने प्रकाश के बारे में थोड़ी बातें की थी और आपको वो फिनोमेना सब याद दिलाए थे जो आप पहले से जानते ही हैं। लाइट जो है, प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, समतल दर्पण से परावर्तित होता है, प्रिज्म से अपवर्तित होता है, या पानी की सतह पर या शीशे के सतह पर पड़े तो मुड़ जाता है, अगर तिरछा पड़े तो। ये सब चीज़ें आपने देखी। डिफ्रैक्शन की बात हमने की थी। हमारे पास एक ग्रेटिंग था, ऐसा ग्रेटिंग था ये, और इसमें से जब हमने ग्रीन लाइट डाली थी तो आपने देखा था कि इधर कई सारे अलग अलग दिशाओं में वो बीम स्प्लिट हो गई थी। तो जो एक तरंग का प्रारूप है, जो प्रकाश है वो तरंग की गति से चलता है ऐसा कहते हैं। प्रकाश खुद एक तरंग है ऐसा कहते हैं, वेव मोशन है। तो वो वेव कैरेक्टर यहाँ से पता चलता है कि हाँ, जब हम ग्रेटिंग से निकालते हैं तो फिर अलग अलग दिशाओं में जाता है। ये सब चर्चाएं हमने की। अंत में हमने एक और चर्चा छेड़ी थी कि बहुत सारे ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जिसमें हमें लाइट को वेव्स के रूप में नहीं लेकर के और अलग अलग काउंटेबल पार्टिकल्स के रूप में लेना पड़ता है, जिसको हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। तो उसकी और चर्चा हम करेंगे आगे, लेकिन इतना आपको पता है ही कि लाइट को फोटॉन्स के रूप में भी लेते हैं। और तब हमने एक प्रश्न उठाया था कि जब पानी की सतह पर एक बीम, प्रकाश की एक बीम तिरछी पड़े और उसका कुछ हिस्सा अंदर चला जाए पानी में और कुछ हिस्सा परावर्तित हो जाए, ऐसा मैंने आपको दिखाया था, तो वैसी हालत में फोटोन पिक्चर में हम इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो अगर मान लो 20% परावर्तन हो रहा है और 80% अपवर्तन हो रहा है, तो हम कहेंगे जितने फोटॉन्स आके गिर रहे हैं उनमें से 20% फोटॉन्स पुराने माध्यम में वापस लौट जा रहे हैं और 80% फोटॉन्स दूसरे माध्यम में चले जा रहे हैं। ये तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात। लेकिन अगर हम किसी खास फोटोन के बारे में पूछें जो आ रहा है, इस फोटोन का क्या होगा, पानी की सतह पे गिरने के बाद ये परावर्तित होगा या अपवर्तित होगा, तो हमारे थियोरीज के अंदर में इस प्रश्न के लिए उत्तर नहीं है। हमारी थियोरीज, हमारे सिद्धांत इसी तरह से बनाए गए हैं और तभी काम चलता है। हम बनाने वाले हम कोई नहीं होते हैं, जैसी प्रकृति है उसी को डिस्क्राइब करने के लिए हम ये रूल्स बनाते हैं। तो जो ये रूल्स हैं, जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, उसमें इस बात के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है कि अगर कोई फोटोन आ रहा है और पानी की सतह पे पड़ रहा है तो वो परावर्तित होने वाला है कि अपवर्तित होने वाला है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमारी थ्योरी सिर्फ ये बताएंगी कि 20% संभावना है कि ये रिफ्लेक्ट हो जाए, परावर्तित हो जाए, और 80% संभावना है कि ये पानी के अंदर चला जाए। थ्योरीज का काम इन प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करना है और बताना है। तो जब हम बहुत सारे फोटॉन्स के साथ काम करते हैं, बीम आ रही है, बहुत सारे फोटॉन्स हैं, थोड़े से समय के लिए भी अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे फोटॉन्स देखते हैं, तब वो जो संभावना है वो बिल्कुल विश्वास के साथ आप कह सकते हैं कि हाँ, जो इंटेंसिटी है 20% इधर जाएगी, 80% इधर जाएगी। तो वो हमारी क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी बिल्कुल निश्चित रूप से बताएगी कि क्या, कितनी इंटेंसिटी इधर होगी, कितनी इंटेंसिटी उधर होगी। बट फोटोन बाय फोटोन आप पूछोगे तो नहीं, कोई फोटोन उन्हीं परिस्थितियों के अंदर में, आइडेंटिकल परिस्थितियों के अंदर परावर्तित हो जाएगा तो कोई अपवर्तित हो जाएगा। और इसमें से हमने एक सेंटेंस आपको कहा था, आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट्स नीड नॉट गिव आइडेंटिकल रिजल्ट्स। उसी प्रयोग को अगर आप बिल्कुल उसी प्रयोग को उन्हीं परिस्थितियों में दोहराते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको वही परिणाम मिले। ये छोटे पार्टिकल्स के लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। बड़े पार्टिकल्स में फिर चूंकि बहुत सारे इकट्ठे हो जाती हैं चीज़ें, तो ये संभावनाएं जो हैं वो निश्चितता में बदलती है। तो आज हम चर्चा करेंगे ये फोटोन का जो पिक्चर है, ये शुरुआत कैसे हुई और किस प्रकार से लाइट को केवल वेव्स मानने से क्या गड़बड़ियाँ उत्पन्न हुई या क्या कठिनाइयाँ आई, इसकी थोड़ी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम आपको देने की कोशिश करेंगे।
तो हम बात करेंगे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 के बीच के अंदर में। और ये जो लाइट है या कहें रेडिएशन है, लाइट में रेडिएशन में कोई फर्क नहीं है, लाइट भी रेडिएशन है, लेकिन जनरली लाइट शब्द का इस्तेमाल, प्रकाश शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं जिसको विजिबल लाइट कहते हैं उसके लिए। और अगर उस रेंज के बाहर के वेवलेंथ्स पर चले जाएं जो विजिबल लाइट नहीं होती हैं, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड होती हैं, तो फिर वो है एक जनरल वर्ड है रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर बहुत सारा प्रयोग करके रखा हुआ था। मैं 19वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, और एक नाम उसमें से बहुत ही आदर के साथ लेना चाहिए, और वो है किरचॉफ का। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर काफ़ी सारे स्टडीज़ किए, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, काफ़ी सारी थियोरीज भी करी, और बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने परिणाम निकाले हैं। ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा उनका, लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात निकल करके आई है इनके स्टडीज़ में से, कि हर एक वस्तु हर एक समय हर एक टेम्परेचर पे अपनी सतह से ये रेडिएशन एमिट करती है, और जो है रेडिएशन वो उसके ऊपर पड़ता है, उसको वो एब्जॉर्ब करती है। तो अगर हमारे हाथ में इस समय में चौक है, या मेरा हाथ खुद हाथ ही है, तो अभी ये रेडिएशन एमिट कर रहा है, और इस कमरे में जो रेडिएशन है वो जो उसके ऊपर पड़ रहा है उसको वो एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन जब एब्जॉर्ब करता है तो जितना पड़ गया सबका सब एब्जॉर्ब नहीं करता है। अगर सबका सब एब्जॉर्ब कर लेता है तो हम देख ही नहीं पाते किसी चीज़ को। तो कुछ हिस्सा उसका एब्जॉर्ब होता है और कुछ हिस्सा उसका वापस इधर उधर चला जाता है। और कौन सी वस्तु है उसके अनुसार तय होगा कि जितना रेडिएशन उस पर पड़ रहा है उसका कितना हिस्सा एब्जॉर्ब हो रहा है। तो कुछ पुअर एब्जॉर्बर्स होंगे, कुछ बहुत अच्छे एब्जॉर्बर्स होंगे, जो साधारण जो काला पोत देते हैं, काली चीज़ें कर देते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे एब्जॉर्बर्स हो जाते हैं। जो शाइनिंग चीज़ें होती हैं वो कम एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए वो शाइन करते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो शाइन करते हैं, उनके ऊपर जो रेडिएशन पड़ता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, अधिकांश भाग, ज़्यादा से ज़्यादा भाग रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ऐसे जो अलग अलग पदार्थ हैं उनके एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी अलग अलग होती है, और जो सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले, जो पड़ जाए उसको एब्जॉर्ब कर डाले, तो ऐसे का एक विशेष नाम है, उसको कहते हैं हम लोग ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी, कृष्ण पिंड, हाँ कृष्ण पिंड, ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं कि कलर ब्लैक है, वो जरूरी नहीं कि कलर ब्लैक हो उसका। ब्लैक बॉडी का मतलब है कि परिभाषा ही है कि जिस पे पड़ने वाला सारा रेडिएशन उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो, तो उसको हम लोग ब्लैक बॉडी कहते हैं। सबसे बढ़िया एब्जॉर्बर है ये, जो भी उसके ऊपर पड़ गया वो एब्जॉर्ब हो गया, और ये सबसे बढ़िया एमिटर भी है, क्योंकि हर समय अगर इसके ऊपर कुछ पड़ रहा है रेडिएशन और वो एब्जॉर्ब हो रहा है, और अगर इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एमिट भी कर रहा है। तो जो बढ़िया एब्जॉर्बर होगा वो बढ़िया एमिट भी करेगा। ये किरचॉफ के स्टडीज में से उस समय से ही लोगों को पता है, गुड एब्जॉर्बर्स आर ऑल्सो गुड एमिटर्स। और ब्लैक बॉडी से कुछ एमिट होता है, अगर आपके पास एक ब्लैक बॉडी है और उससे एमिट हो रहा है, और उस एमिशन को आप देखते हैं, उसको आप एनालाइज करते हैं, वो जो रेडिएशन है उसको कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन है जिसके बारे में कई सारी चीजें हम लोग जान सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री में कैसे कैसे चीजें हुई, थोड़ा सा उसका मैं आपको वर्णन कर सकूं। अब इस ब्लैक बॉडी का एक प्रारूप, बहुत सुंदर सा प्रारूप है
कि आपको कोई ब्लैक करने का ज़रूरत नहीं है, आप बाकायदा मेटल से भी काम कर सकते हैं। और आप एक एनक्लोजर बना लीजिए, आप एक वॉल्यूम बना लीजिए, एक बर्तन जैसा बना लीजिए, पूरी तरह से क्लोज्ड, और थोड़ा सा उसके अंदर में एक गैप छोड़ दीजिए, एक गैप यहां पर छोड़ दीजिए, और ये पूरा रिफ्लेक्टर रहने दीजिए, मेटल का पीस बना लीजिए उसको। और यहां से देखें, इस पूरे को अगर आप देखें, इसको देखें और इस छेद में से देखें, तो इसके, यही मेरा ब्लैक बॉडी है, इसके ऊपर अगर कोई रेडिएशन आता है बाहर से और आ करके अंदर जाता है, तो अब उसको वापस बाहर निकलने की सुविधा नहीं है। अब ये इसी के अंदर में टकराएगा, यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा। हाँ, आप इसके यहाँ खुरदरा भी कर दे सकते हैं, यहाँ पर इसकी शक्ल जो है वो कहीं कहीं ऐसा कर दे सकते हैं, तो जहाँ कहीं से टकरा करके और जा करके और अंदर ही अंदर वो घूमता रहेगा और वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। अर्थात जो भी इसके ऊपर पड़ रहा है वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है, इसके अंदर ही रह जा रहा है। तो ये एक ब्लैक बॉडी इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, कर सकते हैं। ये जो रेडिएशन निकलेगा यहाँ से, वो भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही होगा, जो भी निकलेगा वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही होगा, यहाँ से जो एमिट होगा वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही होगा। और दूसरी चीज कि अगर ये टेम्परेचर कांस्टेंट है और बदल नहीं रहा है, तो वैसी हालत में इसको पूरा बंद कर दो, इसको पूरा भी बंद कर दो आप, और इसका टेम्परेचर फिक्स कर दो, और तब इसके एमिट होने के कारण से और जो यहाँ है वो इसके ऊपर पड़ रहा है, उसके कारण से एक इक्विलिब्रियम की स्थिति बन करके आएगी। टेम्परेचर उतना ही बना रहेगा, इसके किसी भी हिस्से पे जितना पड़ रहा है उतना ही एमिट हो रहा है। तो ये जो अंदर का पूरा रेडिएशन है, इसके अंदर का जो पूरा रेडिएशन है, इसका भी कैरेक्टर वैसा ही होगा, इसका भी कैरेक्टर वैसा ही होगा जैसा कि ब्लैक बॉडी से एमिटेड रेडिएशन का कैरेक्टर होता है। तो इसको भी हम लोग कहेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसके अंदर जो रेडिएशन है उसको भी हम कहेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इस टेम्परेचर के साथ में ये इक्विलिब्रियम में है। तो हम इस रेडिएशन का एक टेम्परेचर भी डिफाइन करेंगे। इस रेडिएशन का टेम्परेचर वही होगा जो इसके वॉल्स का टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर के आधार पे इस रेडिएशन के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर जो स्टडीज़ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई हैं, उसमें से दो बड़े इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको हम यहाँ मेंशन करेंगे। एक है जिसको कहते हैं वीन, ये साइंटिस्ट महोदय का नाम है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये क्या है, इसको बताने के पहले हम आपको एक छोटा सा एक बल्ब जला करके दिखाएंगे, उसके बाद फिर हम वापस यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक बल्ब है 100 वाट का 230 वोल्ट्स के लिए, और इसको हमने एक इस वेरिएक से जोड़ा हुआ है। ये वेरिएक वास्तव में हमारी जो मेन से सप्लाई आती है 230 वोल्ट की, उसको यहाँ से रेगुलेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस नॉब को घुमा करके। तो अभी शुरू में हमने इसको 0 वोल्ट रखा हुआ है, और ये बल्ब बिल्कुल जैसा बाहर रहता है वैसा ही है, और हम धीरे धीरे इसका वोल्टेज बढ़ाएंगे इस वेरिएक की सहायता से। और आप देखिए कि इस बल्ब का फिलामेंट है वो कैसे अपना रंग बदलता है। तो सबसे पहले मैं 0 पर हूँ अभी, और आप देखिए मैं इसका वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने इसको 20 वोल्ट कर दिया है। क्या आपको इसके फिलामेंट में कोई रंग दिखाई पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा होगा। तो क्या इसमें से कुछ एमिशन एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है? ज़रूर हो रहा है, क्योंकि 20 वोल्ट जब मैंने लगाया है तो उतना करंट तो जाएगा, और जब करंट जाएगा तो उसका जो फिलामेंट है वो गर्म भी होगा, और गर्म होगा तो वो एक्स्ट्रा रेडिएशन तो करेगा।
तो अभी भी इसका रेडिएशन हो रहा है, लेकिन कलर नहीं दिखने का मतलब है कि ये रेडिएशन विजिबल लाइट के रेंज को टच नहीं कर रहा है। सारा का सारा रेडिएशन इसका इंफ्रारेड में ही हो रहा है। अब मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ, ये 20 था, अब मैंने इसको थोड़ा सा और बढ़ाया और ये देखिए अभी इस समय में ये करीबन 24 वोल्ट है, ये 24 वोल्ट है और आपको इसका फिलामेंट अब दिख रहा होगा और उसका कलर होगा लाल। अगर कैमरा और कंप्यूटर सही सही रंग आप तक पहुंचा पा रहे होंगे तो ये लाल होगा, क्योंकि मुझे तो ये लाल दिख रहा है। और आप देखिए मैं और वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, यानी इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। ज़्यादा वोल्टेज यानी ज़्यादा करंट, ज़्यादा करंट यानी ज़्यादा टेम्परेचर फिलामेंट का, और फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ने से उसके कलर पर कैसा प्रभाव होता है उसको आप देखिए। अभी हमने इसको बढ़ा करके और कुछ 40 कर दिया है, और पहले जैसा रेड था शायद अब आपको वैसा रेड नहीं दिख के थोड़ा ऑरेंजिश दिख रहा होगा। ब्राइटनेस बढ़ी है वो तो ठीक है, लेकिन कलर पर ध्यान दीजिएगा। और भी बढ़ाते हैं हम इसको, 40 से बढ़ा करके हमने ये 50 किया। आप देखिए इसका ऑरेंजिश जो है वो कुछ येलोइश की तरफ बढ़ रहा है। 60, 70 कलर्स आप देख रहे होंगे कि बदल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो एमिशंस हो रहे हैं अब वो विजिबल रेंज के अंदर हम घुस रहे हैं, नए नए कलर्स उसके अंदर घुस रहे हैं, और जो मिक्स होकर के फाइनल कलर आ रहा है वो आपको परिवर्तित होता हुआ दिख रहा है। ये 80 अभी धीरे धीरे वाइटिश की तरफ बढ़ रहा है। ये अभी ये 90 के ऊपर है, 90 वोल्ट्स अप्लाइड है इस 100 वाट के बल्ब पर। 230 की जगह पे ध्यान रखिएगा, फुल ग्लो नहीं है ये 100 है और ये 110 है, और अब आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल वाइट है। इससे आगे बढ़ाने पर भी आपको वाइट ही नज़र आने वाला है, इसलिए इसके आगे मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जब कम टेम्परेचर फिलामेंट का होता है, यानी कम वोल्टेज जिस समय हम देते हैं उस समय रेड शुरू होता है, और उससे भी कम वोल्टेज देते हैं तो कुछ भी शुरू नहीं होता है, कुछ भी दिखता नहीं है, पहले ही जैसा रहता है। और हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो धीरे धीरे ऑरेंजिश, येलोइश और फिर वाइटिश ऐसे होने लगता है। तो इस रंग परिवर्तन को समझने के लिए हम यहाँ पे पहले एक प्लॉट करते हैं। इस तरफ हम वेवलेंथ लेते हैं और इस तरफ हम इंटेंसिटी लेते हैं, और यहाँ कुछ लेते हैं जिसको हम यू लैम्डा कहेंगे। ये इंटेंसिटी से रिलेटेड है, हम आपको बाद में इसके बारे में बताते हैं। और कुछ 400 700 नैनोमीटर यहाँ कहीं होंगे। नैनोमीटर में है ये सारा मामला। ये विजिबल रेंज है, 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ, ये विजिबल रेंज है। इसी के अंदर में 700 के आसपास होंगे तो रेड होगा, और थोड़ा कम होंगे तो ऑरेंज होगा, और थोड़ा कम होंगे तो जो विबग्योर के सारे ग्रीन ब्लू सब हैं वो सब इतनी दूर के अंदर में आएंगे। सबसे किनारे इधर में वायलेट, इस प्रकार के ये वेवलेंथ्स के कलर्स के रिश्ते आप जानते हैं। तो जब टेम्परेचर कम था बल्ब के फिलामेंट का और वो बिल्कुल ग्लो नहीं कर रहा था, हमने 20 वोल्ट दिया था या 10 वोल्ट दिया था या कोई भी वोल्ट नहीं दिया था, उस समय भी एमिशन हो रहा था। वो कैसा एमिशन था? यहाँ इंटेंसिटी ऑलमोस्ट 0.0000000 और फिर यहाँ जा करके कहीं इस वेवलेंथ के ऊपर कुछ एमिट हो रहा होगा। ये वेवलेंथ में कुछ एमिट हो रहा होगा और हमें ग्लो करता हुआ नहीं दिख रहा था, क्योंकि हम सिर्फ इन वेवलेंथ को की सहायता से देखते हैं। हमने 20 वोल्ट से बढ़ाया उसको, और बढ़ाने के बाद उसने रेडिश ग्लो करना शुरू किया। सबसे पहला जब हम बढ़ाते गए तो सबसे पहला ग्लो जो आपको दिखा होगा वो रेड। इसका मतलब है कि ये 700 के आसपास भी अब इंटेंसिटी कुछ ठीक ठाक हो गई है। तो अर्थात ये अगर एक लो टेम्परेचर है, ये 20 वोल्ट के समय का मान लीजिए इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन है, तो जिस समय हमने 40 वोल्ट कर दिया और आपको रेड दिखने लग गया, तो इसका मतलब है कि उस समय में जो रेडिएशन है वो कुछ इस प्रकार का हो गया होगा। 40 वोल्ट के समय कुछ इस प्रकार का हो गया होगा। ये रेड थोड़ा सा आ गया है
और कोई कलर्स अभी नहीं आए हैं, इसलिए आपको ये ठीक ठाक रेड, डीप रेड ऐसा ये दिखता है। उसको भी हमने और बढ़ा दिया, वोल्टेज और बढ़ा दिया, टेम्परेचर और बढ़ा दिया, तो आप देखते हैं कि ये जो रेडिश था वो ऑरेंजिश, कुछ येलोइश उस प्रकार का होने लग गया। उसका मतलब है कि उसमें इधर वाले कलर भी अब मिक्स होने लगे हैं। तो यानी ये और भी खिसक गया है, और ये और भी खिसक के शायद कुछ ऐसा हो गया होगा, कुछ 60 वोल्ट मान लें, फिर 80 वोल्ट गए, 100 वोल्ट गए। 100 वोल्ट पर पूरा वाइट आपको नज़र आ रहा था, और वाइट नज़र आने का मतलब है कि उसमें सभी वॉयलेट से लेकर के और रेड तक की चीज़ें आ गई हैं। प्रपोर्शंस बिल्कुल वो नहीं होंगे जो सनलाइट में होता है, लेकिन सभी आ गए हैं। तो यानी आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, और तब आपको जो ये शक्ल है इस ग्राफ की, वो शक्ल जो है वो बदलती जाती है। तो अब ये सब भी आना शुरू हो गए हैं, ब्लू ग्रीन वगैरह भी आना शुरू हो गए हैं, और ये रेड वगैरह तो हैं ही उसके अंदर में, इसलिए वो सब मिल करके वो आपको वाइट नज़र आ रहे हैं। 100 वोल्ट ये समझ लें। तो क्या देख रहे हैं, ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, जिस वेवलेंथ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है, जिस वेवलेंथ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है, लैम्डा एम अगर उसको कहें, लैम्डा एम, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे वो लैम्डा एम घटता है। इस टेम्परेचर के लिए यहां लैम्डा एम था, इस वाले टेम्परेचर के लिए लैम्डा एम यहां आ गया, इस वाले टेम्परेचर के लिए लैम्डा एम और इधर खिसक गया। 100 वोल्ट के समय जो टेम्परेचर था, लैम्डा एम और इधर खिसक गया। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ये जो लैम्डा एम है, जिस वेवलेंथ पर लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा एमिट हो रही है, वो घटता जाता है। और ये वीन का पढ़ा हुआ, समझाया हुआ, एक्सपेरिमेंट किया हुआ रिजल्ट है कि इन दोनों का जो गुणनफल है लैम्डा एम इंटू टी, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, और कुछ 2.898 इंटू 10 पे पावर -3, कुछ इस प्रकार का इसका मीटर केल्विन ऐसा इसका वैल्यू होता है, फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू इसका इस प्रकार का होता है, और इसको कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो एक ये परिणाम है। और दूसरा परिणाम जो लोगों ने इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में करके रखा हुआ था, जान के रखा हुआ था, एक्सपेरिमेंट्स करके रखा हुआ था, उसको कहते हैं हम स्टीफेंस लॉ। और ये क्या है? ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो एमिट कर रहा है, तो टोटल कितना एनर्जी रेडिएशन में एमिट हुई पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया। अगर ये ऑब्जेक्ट है जहां से एमिशन हो रहा है, और इसका हमने एक यूनिट एरिया लिया है, और उस एरिया में से कुल सभी वेवलेंथ्स मिल करके टोटल जितना रेडिएशन पर यूनिट टाइम हो रहा है उसको हम देखें, तो वो टेम्परेचर से 4th पावर के प्रोपोर्शनल है। ऐसा इसका इनटू एरिया, ऑफ कोर्स पर यूनिट एरिया कहें तो ठीक है। किसके लिए? परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर के लिए, ब्लैक बॉडी के लिए। अगर ब्लैक बॉडी नहीं है तो इसको एक किसी और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे कम एमिशन होगा। लेकिन ब्लैक बॉडी से एमिट होने वाला रेडिएशन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, ये सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4, ये इतना ऐसा इसका होगा। इसको कहते हैं स्टीफेंस लॉ। ये स्टीफेंस ने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था इसको, एक्सपेरिमेंटली इनको, ये भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ये भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। तो ये दो जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे उसको क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरी के आधार के ऊपर, और बाद में कई साल बाद बोल्ट्जमैन ने और इन लोगों ने इसको डिराइव करके बताया कि हाँ ये होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो मेन बात यह है, प्रमुख बात यह है कि ये क्लासिकल फिजिक्स जो थी हमारी 19वीं शताब्दी में, उससे ये सारी चीजें समझ आती हैं।
तो यहां हम क्या बात कर रहे हैं, हम उस मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। यहां हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, और यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां हम इस पूरे की बात कर रहे हैं, सभी वेवलेंथ मिलकर के कितना रेडिएशन एमिट हो रहा है और वो टेम्परेचर के साथ में कैसे बदल रहा है। लेकिन अगर हम ये प्रश्न करें कि इसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ये जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी डिस्ट्रीब्यूशन में इस वेवलेंथ पे कितनी इंटेंसिटी है, कितनी ऊर्जा इस वेवलेंथ में है, इस वेवलेंथ में यहां कितनी है, यहां कितनी है, यहां कितनी है, यहां कितनी है, यानी वेवलेंथ के फंक्शन के रूप में अगर हम पूछें कि ये कहां कितनी हाइट है, तो उसको हम यू लैम्डा लिखते हैं, ये यू लैम्डा, और ये यू लैम्डा क्या है, ये है लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इस रेंज में ये लैम्डा और ये लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इस रेंज में, ये छोटा सा डी लैम्डा ले लीजिए, इस रेंज में, और पर यूनिट वॉल्यूम कितनी रेडिएशन की कितनी ऊर्जा है। तो इस रेंज में, इन दिस रेंज, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, सब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ रेडिएशन पर यूनिट वॉल्यूम, इसको कहते हैं हम, इस चीज को कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं यू लैम्डा डी लैम्डा, क्योंकि हमने डी लैम्डा का रेंज लिया है, तो जितना बड़ा रेंज लेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी आएगी, तो इसलिए वो डी लैम्डा को हम अलग से लिख रहे हैं। अब इतना सा लैम्डा लेंगे, इतना सा डी लैम्डा लेंगे तो जो एनर्जी आएगी, इससे थोड़ा ज़्यादा डी लैम्डा ले लेंगे तो स्वाभाविक है कि एनर्जी थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी, तो इसलिए इसको यू लैम्डा डी लैम्डा लिखते हैं। और ये जो एनर्जी है, इसको आप डी लैम्डा से भाग लगा दो तो वो यू लैम्डा हो गया, यानी लैम्डा वेवलेंथ के आसपास में और इंटेंसिटी कितनी जा रही है, ऊर्जा कितनी जा रही है, उसको ये बताता है। ये जो प्रश्न है, किस वेवलेंथ पे कितनी ऊर्जा, इसका उत्तर क्लासिकल फिजिक्स के पास नहीं है। और अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए लोगों ने कैसे कैसे मेहनत की और कैसे अंत में क्लासिकल फिजिक्स में से कुछ हटाकर या उसमें कुछ जोड़कर, उसमें कुछ संशोधन कर, उसमें कुछ चेंजेस ला करके, और इस प्रश्न का उत्तर प्लैंक ने ढूंढा, मैक्स प्लैंक ने ढूंढा।